चलो बात करते हैं आगे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये कौन लाई कर रहा है तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, नेट फ्लक्स क्या होगा। तो यार नेट फ्लक्स में तो जितनी एंट्री मार रही है उतनी तुम्हारे पास एग्जिट मार रही है, ठीक। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप जरा समझिए कि ये तुम्हारे पास यहाँ पे हमने लिया, ठीक। और ये तुम्हारे पास जो हमने यहाँ पे जिसको लिया है, ये तुम्हारे पास है ओ, ठीक है। ये है तुम्हारे पास ए, ये है तुम्हारे पास बी, और ये है तुम्हारे पास सी। सभी लोग ध्यान से देखना जरा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये तुम्हारे पास मैंने एक एरिया बनाया, ठीक है। ये मैंने कुछ शेडेड पोर्शन बनाया आपके सामने। अब आप कहोगे शेडेड पोर्शन क्या बनाया है। मैं कहूँगा कि शेडेड पोर्शन मैंने वो पोर्शन बनाया है जिससे तुम्हारे पास फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास एग्जिट होती हुई नजर आ रही है। आप कहोगे अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं जरा। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक ये पोर्शन बनाना चाहूँगा, ठीक है। आप जरा देखिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक ये वाला पोर्शन बनाने वाला हूँ, बस एक ये पोर्शन बनाऊंगा यहाँ पे। और एक पोर्शन जो है मैं यहाँ पे इधर की तरफ ऐसे बना दूंगा, ठीक। तो मैंने कहा कि मैं एक्चुअल में आपसे इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा था, ठीक है। ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा था। आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कहोगे कि ये तुम्हारे पास रेडियस आर है और ये भी तुम्हारे पास रेडियस आर है, ठीक है। अच्छा, हाइट तुम्हारे पास हम एच ले लेते हैं, ठीक है भाई। हाइट हम तुम्हारे पास कितनी ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हाइट को जो है तुम्हारे पास एच ले लिया जाए। तो ये तुम्हारे पास हाइट जो है यहाँ पे हमने एच कंसीडर कर ली। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि हमको निकालना है फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास कितनी है। तो भाई ऐसा है, ये तुम्हारे पास बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और ये तुम्हारे पास बाहर की तरफ आ रही है। तो हमने कहा इस वाले पार्ट पे सर, इस वाले पार्ट पे फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास एंट्री मार रही हैं, है ना। और इस वाले पार्ट पे फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास एग्जिट मार रही हैं। आप कहोगे इस वाले पे थोड़ी ना एग्जिट मार रही हैं, एग्जिट पीछे वाले पे मार रही हैं। अरे तो काट तो सकते हैं ना, काटने में क्या दिक्कत है। अपन लोगों ने उसको काट दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हमने उसको जब काट दिया तो काट करके हमको ये पता लगा ये कटा हुआ पोर्शन है, ठीक है। मतलब ये तुम्हारे पास अगर मैं बनाता तो ये मैं इसको आधी आधी टोपी बना सकता था, मैं आधा कोन बना सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको तुम्हारे पास ये आधा पोर्शन कोन बनाया, ये पार्ट मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। तो अब आपसे मैं कहूंगा कि यहाँ से एंट्री कर रही थी कर्व से, और लेट सपोज जो बीच वाला कटा हुआ पार्ट है वहां से एग्जिट मार रही है। तो आप कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे कि सर फाई नेट की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे कि फाई तुम्हारे पास एंट्री प्लस तुम्हारे पास फाई तुम्हारे पास एग्जिट, है कि नहीं। फाई तुम्हारे पास एंट्री प्लस फाई तुम्हारे पास एग्जिट। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाई एंट्री और फाई एग्जिट। अब मैं फाई एंट्री को ऐसे ही छोड़ देता हूं, मैं एक काम करता हूं, ठीक है। और फाई एग्जिट पे आता हूं। जरा जरा ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इधर की तरफ होगा, ये बात तो 100% तय है, हाँ बिल्कुल तय है। तो यार एरिया वेक्टर भी तो इधर की तरफ होगा। आप किसके एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे पास ट्रायंगल की। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ट्रायंगल की। अब मैं ट्रायंगल के एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं साफ साफ यहाँ पे लिख सकता हूँ ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास ए वेक्टर। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू नेट अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर क्यूनेट कितना, बेटा क्यूनेट तो जीरो, कोई चार्ज इसने होल्ड ही नहीं करके रखा है। तो हमने कहा कि जीरो इक्वल्स टू फाइव तुम्हारे पास एंट्री प्लस तुम्हारे पास कितना ई ए। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल है जीरो, ई ए कॉस जीरो। तो जीरो इज इक्वल्स टू फाइव तुम्हारे पास एंट्री प्लस तुम्हारे पास ई ए कॉस जीरो कितना, ई ए कॉस जीरो कितना वन। तो ये हो गया ई इंटू ए, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि एंट्री में कितना आया होगा, तो हमने कहा ठीक है ना, पहले एरिया निकालते हैं। अपन लोग को क्या पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। हाँ सर पता है ना, बिल्कुल पता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है तुम्हारे पास 2r, ठीक है। और ये तुम्हारे पास हाइट कितनी है, ये तुम्हारे पास हाइट कितनी है, ये है हाइट तुम्हारे पास h। अब हमको पता है कि हाफ इंटू तुम्हारे पास बेस इंटू तुम्हारे पास हाइट, तो ये कितना आ गया, ये आ गया r इंटू एच। तो हमने क्या किया, जीरो इज इक्वल्स टू फाइव तुम्हारे पास एंट्री प्लस तुम्हारे पास ई इंटू आर इंटू एच। तो फाइव एंट्री की वैल्यू कितनी हो गई, फाइव एंट्री की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ ई इंटू आर इंटू एच। तो इतनी फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास एंट्री मारी होंगी, ठीक है। और अगर एग्जिट की बात करें
तो इतनी फ्लक्स लाइंस तुम्हारे पास एग्जिट मारी होंगी, दोनों बराबर हैं, इसलिए आपका नेट फ्लक्स यहाँ पे 0 आ गया। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करें। सभी लोग को समझ में आया? किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा हो तो मुझे बताइए, समझ में आना चाहिए। ये बहुत हल्के हल्के सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास एंट्री हो गया। ठीक, ये हो गया है तुम्हारे पास एग्जिट वाला पार्ट। अब कोई कहेगा कि सर जितनी एंट्री करी थी उतनी ही तो एग्जिट मारेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, जितनी एंट्री करी थी उतनी ही एग्जिट मारेंगी, और एट द एंड रिजल्ट फाइव नेट जो होगा वो 0 आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 एंट्री कितना आएगा, तो 5 एंट्री पे आप ये वाला आंसर देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 एग्जिट कितना आएगा, तो 5 एग्जिट पे आप ये वाला आंसर देंगे हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 नेट कितना आएगा, तो 5 नेट पे आप आंसर देंगे क्या, 0। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आया सभी लोग को समझ में? किसी के मन में कोई डाउट, हल्का फुल्का छोटा मोटा, ये नहीं आया वो नहीं आया, कुछ किसी को भी? चलो आगे सॉल्व करते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल भी देख लेते हैं भाई फटाक से। अगला सवाल हमसे कह रहा है, हाँ अब एक बढ़िया सवाल है पहले तो। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि एक तुम्हारे पास फिगर है, ठीक है, शोन देयर इज अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज of uniform surface charge density sigma, a charged particle of charge minus q and mass m is projected from point A on the sheet with a speed u with the angle of projection such that it lands at maximum distance from A on sheet. Neglect the gravity, find the time of flight. आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे निकालने का है। तो इसने कहा कि ठीक, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। अब मुद्दा है कि इसका सर सेटअप आप कैसे बनाओगे और कैसे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो जरा आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसने हमको क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन पकड़ा दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो जरा देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास हमने पार्ट यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक, और इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसने हमसे कहा कि सर यहाँ पे कंसीडर करते हैं तुम्हारे पास एक जो है बाई एक्जेट प्लेन पकड़ लेते हैं। ठीक है, एक्जेट प्लेन पकड़ लेते हैं, और ये रहा एक्जेट प्लेन। इसने कहा देयर इज अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, लेट अस कंसीडर क्या, सिग्मा पॉजिटिव दे रखा है तो यार पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि पीछे की तरफ भी ले लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पीछे की तरफ भी इसको कंसीडर कर लो, हमने पीछे की तरफ भी इसको बुला लिया। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, ये और ये यहाँ पे। ठीक, अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या बता रहा है। इसने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। ठीक, अब इस पॉजिटिवली चार्ज शीट पे एक जो चार्ज पार्टिकल है उसको तुम्हारे पास यहाँ से ऐसे तुम्हारे पास एक मोशन कराया गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऐसे जो है इस तरीके से एक उसने मोशन किया। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हमने कहा ठीक है बता दो। तो ये हमने यहाँ पे शीट बना ली। ठीक है, और हमने कहा कि लेट सपोज ये यहाँ से गए होंगे और ये तुम्हारे पास कुछ ऐसे गए होंगे। हमने कहा ठीक, क्योंकि ये तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज शीट है। ठीक है, और जब भी लार्ज वर्ड या लॉन्ग वर्ड बोले, ठीक है, हाँ सही, ठीक है, जब भी लार्ज वर्ड या लॉन्ग वर्ड बोले तो हमेशा समझ जाना कि तुम्हारे पास इन्फानाइट की तरफ वो इशारा कर रहा है। हमने कहा कि ठीक सर, ये भी तुम्हारे पास इन्फानाइट एंड ले लीजिए, ये भी तुम्हारे पास इन्फानाइट एंड ले लीजिए। हमको ये पता है कि जब भी तुम्हारे पास इनफाइनाइट शीट होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारे पास ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाती हैं और नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो जाती हैं। इसने कहा हाँ, तो इसमें क्या करें, ऊपर ही दिखा लेते हैं सर। इसने कहा हाँ ठीक है, आप ऊपर ही दिखा लीजिए, क्या काम तो है नहीं। तो इसने कहा कि ई का फॉर्मूला होता क्या है, ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। लेट सपोज ये पर्टिकुलर चार्ज यहाँ पे फंसा था, और ये कौन था, ये तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्ज था। ठीक, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा तुम्हारे पास नीचे की तरफ। हमने कहा ठीक, हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है, अब यार ये तो पता है तुमको कि फॉर कवरिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस इन प्रोजेक्टाइल कितने एंगल से फेंकना चाहिए भाई, क्यों, फॉर कवरिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस इन प्रोजेक्टाइल कितने एंगल से फेंकोगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाना है प्रोजेक्टाइल में, एंगल थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास 55। कितना, 45 डिग्री। बिल्कुल सही, एंगल थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग
रेंज का सवाल, प्रोजेक्टाइल का सवाल करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि एंगल थीटा वुड बी कवर्ड 45 डिग्री फॉर द मैक्सिमम रेंज। इन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हमने, इन्होंने हमसे कहा हमको टाइम चाहिए था, तो s इज इक्वल्स टू होता है कितना, ut प्लस तुम्हारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे uy लिख लिया। हमने कहा ठीक है। अब भैया uy का क्या करेंगे सर, ये तो u है, तो अब अगर u है तो हमको, हमने निकाला कि तुम्हारे पास ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारे पास u तुम्हारे पास cos 45, और ये है तुम्हारे पास ux। ये मेरे किस काम का, ये तो मेरे किसी काम का है नहीं अभी यहाँ पे। और ये मेरा कौन होगा, ये होगा मेरा यू वाई, जो कि होगा यू तुम्हारे पास कितना, साइन तुम्हारे पास 45 डिग्री। हमने कहा ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास यू वाई इंटू टी प्लस तुम्हारे पास कितना, प्लस तुम्हारे पास जो है हाफ तुम्हारे पास ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा ये है कि एस क्या होगा, एस एस वाई यहाँ पे हमने कंसीडर किया, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन पे सब बात डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, सिंस सिंस दिस सिंस दिस चार्ज, ये चार्ज तुम्हारे पास जमीन इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, सो इट विल कम बैक, इट विल कम इट विल कम बैक टू शीट। ये तुम्हारे पास शीट में वापस आ जाएगा। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि तुम्हारे पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या दूरी है, ठीक है। अब अगर एक्स एक्सिस में देखें तो एक्स एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट है सर, है ना, एक्स एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी क्या वैल्यू है, वो तो रेंज है सर। लेकिन वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, वाई वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास ऊपर की तरफ फेंका। सिंपल सी बात है, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बॉल को यहाँ से फेंका और मेरे दोस्त ने कैच कर लिया, ठीक है। और हमने जो बॉल को फेंका था और उसने कैच कर लिया, हम दोनों बिल्कुल सेम हाइट के थे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये बॉल मेरी ऊपर तो गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से वापस उसी क्या नाम है प्लेन पे आ गई, मतलब तुम्हारे पास सेम हाइट में आ गई। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। बात समझिएगा, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट बेटा इसलिए 0 है कि जब मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, मेरा फ्रेंड सामने खड़ा हुआ है, उसने कैच कर ली, हम दोनों सेम हाइट के थे, तो इसका मतलब बॉल ने ऊपर की तरफ हाइट कवर तो करी थी, लेकिन धीरे धीरे, ये पहले बॉल तुम्हारे पास ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, फिर बॉल नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, और फिर से तुम्हारे पास वहीं पे आ गई। तो इसका मतलब बॉल जितना ऊपर गई उतना नीचे आ गई, बॉल जितना ऊपर गई उतना नीचे आ गई। इसका मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज 0। हमने कहा ठीक है भाई, तो यहाँ से ये तो तय हो गया कि एस वाई 0 है। अब हम ए वाई की बात करते हैं। तो समेशन तुम्हारे पास एफ वाई इज इक्वल्स टू हो गया एम ए वाई। हमने कहा ठीक है, फोर्स मेरा लग रहा है नीचे की तरफ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस लगा दिया। अच्छा, माइनस क्यों लगाया मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लगाया है। माइनस ऑफ क्यू इंटू तुम्हारे पास कितना, क्यू इंटू तुम्हारे पास ई इक्वल्स टू एम तुम्हारे पास ए वाई। तो ए वाई की वैल्यू कितना, माइनस ऑफ क्यू ई अपॉन तुम्हारे पास एम। तो हमने यहाँ पे रखा u तुम्हारे पास कितना, साइन 45 इंटू तुम्हारे पास t प्लस हाफ ऑफ ए वाई की जगह पे कितना, माइनस ऑफ क्यू ई अपॉन तुम्हारे पास m, और ये तुम्हारे पास टी स्क्वायर, ठीक। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करा। हमने कहा कि u साइन 45 की वैल्यू कितना, 1/√2, ये तुम्हारे पास t 1/2, ये तुम्हारे पास इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q/m। e की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, ओके। यहाँ से हमने काट दिया, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गई, ये हो गया तुम्हारे पास 2 2 जा 4, ओके। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, √2 हो जाएगा। तो u इंटू तुम्हारे पास 2 इंटू 2 इंटू एम तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2 क्यू तुम्हारे पास सिग्मा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास t, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2√2 u m तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन q तुम्हारे पास सिग्मा। So this is the amount of time which is being taken by this particular charge particle in moving through the machine. आया सभी लोग को समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन सर बहुत टफ था, ठीक है, और हमको कोई आइडिया नहीं था, नहीं। ये आप सिंपल सा बेसिक आप प्रोजेक्टाइल तो यार पढ़ के आए हो, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको फिर करना बनता है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आप छोड़ करके आओ, फिर आप कहो कि ये तो है नहीं, ये तो मैकेनिक्स है। हाँ, तो मैकेनिक्स तो लगेगी, मैकेनिक्स तो पूरी फिजिक्स में लगेगी, पूरी क्लास में मैकेनिक्स खूब लगेगी आराम से, ठीक है, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो,
आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ने से पहले अब एक डेरिवेशन में आ जाते हैं पहले, ठीक है। तो डेरिवेशन कौन सा है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, क्या है एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल। अब देखिएगा, ये एक मात्र वो डेरिवेशन है, ठीक है, जो कि हर बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है। हर बुक में जो है इसको अलग अलग तरीके से दे रखा है। इन्होंने कहा ठीक है भाई, क्यों अलग अलग तरीके से दे रखा है, ये अलग अलग तरीके से क्या दे रखा है, किसी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और किसी में बहुत कम एक्सप्लेन कर रखा है। हमने कहा ठीक, चलो भाई देखते हैं। तो अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि लेट अस कंसीडर अ शेल। पहली बात तो शेल को समझो, शेल क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बना दिया उठा करके, ठीक। तो जरा समझते हैं जरा क्या है शेल। तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है शेल है, ठीक, ये है तुम्हारे पास शेल का जो है इनर रेडियस, ओके, ये तुम्हारे पास शेल का जो है इनर रेडियस है, और ये तुम्हारे पास शेल का जो है आउटर रेडियस, ये है तुम्हारे पास शेल का आउटर रेडियस। तो हमने कहा कि आर आई जो है वो तुम्हारे पास इनर रेडियस है, ओके, और आर नॉट जो है वो तुम्हारे पास कैसा रेडियस है, वो तुम्हारे पास जो है आउटर रेडियस है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस पर्टिकुलर शेल पे तुम्हारे पास चार्ज पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब आपको डेरिवेशन करने के लिए हम डायग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनोगे डायग्राम, ये डायग्राम हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हम मीन रेडियस से डील करेंगे। क्या मतलब हुआ, मीन रेडियस से क्या डील करोगे, तो मीन रेडियस से डील करने का यह मतलब है कि हम आपसे कहेंगे आर आई जो है वो इनर रेडियस है, आर नॉट जो है वो आउटर रेडियस है, और हम लेकर के आएंगे एक आर जो कि होगा तुम्हारे पास मीन रेडियस। इसका मतलब इसके बीच में कहीं तुम्हारे पास हम लेंगे, और हम उसको तुम्हारे पास क्या कंसीडर कर लेंगे, हम उसे कंसीडर कर लेंगे कैपिटल आर, ठीक है। अब इसने कहा कि हमको डेरिवेशन स्टार्ट किया जाए। अब देखते हैं जरा, अब हम जब डेरिवेशन स्टार्ट करने गए तो हमने क्या किया, एक शेल लिया, ठीक है, और इस शेल में ना तो मैं कोई इनर सरफेस बना रहा हूँ, ना तो मैं कोई आउटर सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूँ थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो इसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने अभी अभी आपको बताया डेरिवेशन करने के लिए अपन मीन रेडियस का इस्तेमाल करते हैं, और हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ऐसा आप ना समझिए कि इनर रेडियस नहीं है आउटर रेडियस नहीं है, हैं वो लोग, लेकिन डेरिवेशन जो है आपका किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, डेरिवेशन आपका जो है मीन रेडियस के रिस्पेक्ट में किया जाता है। इसलिए हमने अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करी है, इसलिए हमने अपनी स्टार्टिंग मीन रेडियस को लेकर के करी। इतनी बात सभी लोग को समझ आई, ठीक है। चलिए अब सिंपल सिंपल बात करते हैं। सिग्मा क्या है भैया, सिग्मा है तुम्हारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है अपने पास, सिग्मा है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसा कि हमको पता है जो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होगा चार्ज अपॉन तुम्हारे पास एरिया, ओके। क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि ये तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, तो सिग्मा इंटू तुम्हारे पास 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा चार्ज, ठीक है। इसने कहा कि जो चार्ज है वो तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे जो है कुल मिलाकर के टोटल 4 डेरिवेशन है, जिसमें से एक डेरिवेशन आपके सिलेबस में है और डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा पार्ट, मतलब आपको कंपलसरी नहीं होगा, अलग से मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा, देखना चाहो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब समझना जरा, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया, ये हो गया क्यू। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करेंगे, मतलब ये कि मैं यहाँ से आपके सामने 3 पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करूंगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन कौन से हैं, ये रहा तुम्हारे पास थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है इनसाइड द शेल में कंसीडर करूंगा, ठीक है। ये रहा मेरा जो है सेकंड पॉइंट, ये तुम्हारे पास सरफेस ऑफ द शेल पे मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। और एक तुम्हारे पास लूंगा मैं तुम्हारे पास फर्स्ट पॉइंट, ये मैं तुम्हारे पास करूंगा कहाँ, ये मैं तुम्हारे पास करूंगा आउटसाइड द शेल, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं पर्टिकुलर 3 पॉइंट कंसीडर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के लिए। आपने कहा ठीक है, चलो। तो सबसे पहला पार्ट मैं आपके सामने करता हूँ, व्हेन पॉइंट पी व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द शेल,
जब पॉइंट पी जो है शेल के बाहर लाई करे। ओके, जब पॉइंट पी जो है शेल के बाहर लाई करे। अब पॉइंट पी तुम्हारे पास शेल के बाहर लाई करे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक पर्टिकुलर शेल बनाया, ठीक है, मैंने एक पर्टिकुलर तुम्हारे पास जो है शेल बनाया, और उस पर्टिकुलर शेल के बाहर मैंने तुम्हारे पास जो है एक गॉसियन सरफेस बना लिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर शेल के बाहर मैंने जो है एक तुम्हारे पास गॉसियन सरफेस बना लिया। ये गॉसियन सरफेस मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। मैंने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर शेल से ये जो डॉटेड वाला सरफेस है इसका रेडियस आर कंसीडर कर रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर कंसीडर कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये मेरा ओरिजिनल शेल है, ये जो है मेरा ओरिजिनल शेल है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि सर ये जो है तुम्हारे पास एक गॉसियन सरफेस है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एक गॉसियन सरफेस है। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि मेरे को निकालना है कि फाई ई फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, कितना फ्लक्स है जो कि गॉसियन सरफेस से तुम्हारे पास निकल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस की जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि ये आएगा और इस पे हम जो है एक छोटा सा क्या कर लेंगे, एरिया कंसीडर कर लेंगे। ये एरिया तुम्हारे पास ऐसे आ गया। अब हमको पता है कि ये तुम्हारे पास चार्ज है। अब चार्ज की वजह से तो तुम्हारे पास जो फील्ड लाइंस होंगी ये तो तुम्हारे पास रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे होंगी, ठीक है। फील्ड लाइंस तुम्हारे पास रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगी, तो इसका मतलब है कि ई वेक्टर का डायरेक्शन भी तुम्हारे पास कैसा होगा, इधर की तरफ होगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि डी फाई ई इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट तुम्हारे पास जो है डी ए वैक्टर, दैट इज तुम्हारे पास ई डी ए, तुम्हारे पास कितना कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा 0 होगा। तो डी फाई ई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हुई, ये हुई तुम्हारे पास ई तुम्हारे पास डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी हुई, ये होगी तुम्हारे पास ई डी ए, है ना। अब हमने कहा कि अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए मेरे को, टोटल फ्लक्स थ्रू जो है गॉसियन सरफेस, ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस चाहिए पूरे उससे। तो हमने कहा कि डी फाई ई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ई, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो हमने कहा कि फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू, अच्छा डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा तुम्हारे पास 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखें, स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द शेल है। ध्यान से सुनिए, जो रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस स्मॉल आर है, कैपिटल आर जो है वो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ तुम्हारा शेल है। तो हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा, तो ये हो गया है 4 पाई तुम्हारे पास आर स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जो फाई ई होगा वो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। हमने कहा ठीक है। अब इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस ने क्या इस पर्टिकुलर शेल को एनक्लोज कर लिया है? हाँ बिल्कुल एनक्लोज कर लिया है। तो इसने कहा कि गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस एनक्लोजेस फुल शेल, पूरा का पूरा शेल ही एनक्लोज कर लिया है। इसका मतलब है कि हमको क्यूनेट पे क्या लिखना चाहिए, क्यूनेट पे हमको लिखना चाहिए क्यू, है ना। हमने क्यूनेट पे क्यू लिख लिया, तो फाई ई इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा ठीक है, ये रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास 1 एंड 2 हम लिख पाए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि ई का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑलवेज लाइज एट अ पॉइंट विच ऑलवेज लाइज आउटसाइड द शेल। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट शेल के बाहर लाई कर रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब कोई यहाँ पे ये कहेगा कि एक मिनट, अगर ये क्यू चार्ज होता और ये तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज होता, ठीक है, अगर ये क्यू तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज होता तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर क्या लिखते हैं? तो आप कहते हैं कि क्या दिक्कत है, उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक।
आप कहोगे तो आपने भी यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया, इसका मतलब क्या, आप इसको पॉइंट चार्ज बोल रहे हो। जब भी हम किसी भी स्फेरिकल शेल से बाहर निकल जाएंगे तो हमको ये नहीं पता कि हम कितना दूर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि एवरी पॉइंट आउटसाइड द शेल, every point outside the shell will treat will treat shell as shell as point charge only। इसने कहा कि हर वो पर्टिकुलर पॉइंट जो कि शेल के बाहर होगा, अगर हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट इस शेल को ऐसे ट्रीट करेगा कि ये कोई शेल है ही नहीं, ये तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज है। तो इसने कहा, तो हम लोग इसीलिए इसका फॉर्मूला लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर। सभी लोग को समझ में आया? सीधा सा डेरिवेशन है, आपको गॉसियन सरफेस लेना है, उसमें एरिया लेना है, उसमें डीए लेना है, उसमें ई दिखाना है, उसके बीच का एंगल दिखाना है, पहले आपको तुम्हारे पास फ्लक्स के बारे में लिखना है, उसके बाद आपको गॉस लॉ लगाना है और इस तरीके से पार्ट डाल देना है, ठीक। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए, व्हेन पॉइंट when point P lies at तुम्हारे पास सरफेस ऑफ शेल। अब तुम्हारे पास पॉइंट P जो है वो तुम्हारे पास सरफेस ऑफ शेल पे लाई कर रहा है, हमने कहा ठीक है भाई। अब पॉइंट P को हम लोग जो है सरफेस ऑफ द शेल पे लाई कर रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा जरा, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर शेल ले लेते हैं, ठीक है, और इसी पर्टिकुलर शेल पे, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं डायग्राम बनाने के लिए, हाँ, तो इसी पर्टिकुलर शेल पे अगर हमने ये थोड़ा सा क्या नाम है, ये है हल्का सा बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ, ये हमने जो है यहाँ पे, ये हमने जो है यहाँ पे बना दिया, एक मिनट, ये वेट अ मिनट, ये तुम्हारे पास यहाँ पे, हाँ, अब देखिएगा जरा, अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको तुम्हारे पास ऐसे नजदीक में बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए, ठीक। ये जो ग्रीन वाला है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये मेरा ग्रीन वाला गॉसियन सरफेस है, और ये जो मेरा क्या नाम है मैरून वाला है, ये मेरा शेल है, ठीक है, बस समझिएगा। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, draw a Gaussian surface of radius r is equals to capital R, ठीक है, सुपरपोज्ड ऑन तुम्हारे पास शेल, शेल पे ही सुपरपोज हो जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर शेल पे सुपरपोज्ड हो जाएगा तो इसका जो चार्ज होगा, क्या वो गॉसियन सरफेस के अंदर ट्रीट किया जाएगा या गॉसियन सरफेस के बाहर ट्रीट किया जाएगा। बात सुनिए ध्यान से, जब भी आप कभी भी गॉसियन सरफेस को सुपरपोज कर रहे होगे तो जो चार्ज जिस पर्टिकुलर सरफेस का होगा उसे आप हमेशा कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में, उसे आप हमेशा जो है कंसीडर करने वाले हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर तुम्हारे पास अभी आया था, ठीक है, व्हेन तुम्हारे पास r जो है वो ग्रेटर देन r थी, ठीक है, और ये वैल्यू किसकी थी, फाई ई की वैल्यू थी। तो फाई ई की वैल्यू अब कितनी लिखोगे, e इंटू 4 पाई तुम्हारे पास कैपिटल R स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि अब जो मेरा रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है वो तो रेडियस ऑफ द शेल के बराबर है। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि फाई ई हमको लिखना पड़ेगा क्या, क्यू नेट अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा कि ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक, और ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास 1 एंड तुम्हारे पास 2 वी कैन राइट E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हम यहाँ पे जब लिखने गए तो ये तुम्हारे पास आ गया क्या, क्यू नेट अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई तुम्हारे पास R स्क्वायर। अब इस क्यू नेट को क्या लिखेंगे, क्यू नेट को लिखेंगे, सिंपल सी बात है, क्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई तुम्हारे पास R स्क्वायर हो गया। बट अभी जब हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाना शुरू किया था तो हमने कहा था कि क्यू क्या है, ये तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो ये लिखा हमने सिग्मा इंटू तुम्हारे पास 4 पाई R स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई का फॉर्मूला कितना हो गया, ई का फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इसका मतलब है आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में ये वाला फॉर्मूला बता देते हैं, कुछ बुक्स में ये वाला बता देते हैं, कुछ बुक्स में दोनों बता देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को दोनों बता दिया, आपको जो मन चाहे आप वो लिख लीजिए। आई बात हमने, तो पहला फॉर्मूला हमने क्या अचीव किया था, पहला फॉर्मूला हमने अचीव ये किया था, और दूसरा फॉर्मूला हमने कहाँ अचीव किया है, हमने ये पर्टिकुलर अचीव किया है। ये कहाँ पे अचीव किया है, सरफेस ऑफ द सेल पे अचीव कर दिया है। ठीक, आई बात समझ में। अब कोई यहाँ पे हमसे ये कह सकता है कि आपने फिर यहाँ पे क्यों नहीं रखा सर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते सिग्मा इंटू तुम्हारे पास 4 पाई r स्क्वायर, है ना, क्यू इज नेट चार्ज तुम्हारे पास था ही, क्या दिक्कत थी, और यहाँ पे आर स्क्वायर रख देते हैं। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हो। हम 4 पाई यहाँ पे काट देते, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देते, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर रख देते, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर रख देते। तो ये भी एक तरीका है तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। अगर पॉइंट P कहीं गलती से शेल के अंदर चला गया, अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, अब तो काया काम तो खत्म। ठीक, अब इसने कहा कि ये रहा तुम्हारे पास शेल, ठीक, और ये रहा तुम्हारे पास जो है गॉसियन सरफेस, ये हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ बना दिया। ठीक, इसने कहा कि ये रहा आपका जो है चार्ज, ठीक है, और ये कौन है सर, ये तुम्हारे पास बेटा शेल है। ठीक है, ये जो शेल है इसका रेडियस मैं आपको धीरे से बता ही रहा हूँ, इसका रेडियस r है। ये तुम्हारे पास कौन है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस को मैंने यहाँ पे डॉटेड यहाँ पे करके पूरा दिखाया है। ठीक, तो ये मेरी शेल कंसीडर की जाएगी और ये मेरी जो है गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जाएगा। अब मैं फिर से निकाल के लेकर के आया, हमने कहा कि फाई ई तुम्हारे पास कितना होगा सर, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल r इस बार कैपिटल R से छोटा है। ठीक है, और फाई ई को हम लोग गॉस लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, क्यू नेट अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, बट दिस टाइम चार्ज एनक्लोज्ड इज 0। क्यों, गॉसियन सरफेस अंदर चला गया ना, जब गॉसियन सरफेस अंदर चला जाएगा तो वो क्या चार्ज होल्ड करेगा, कोई चार्ज होल्ड नहीं करेगा। अगर वो कोई चार्ज होल्ड नहीं करेगा, इसका मतलब है पाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0/एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। आया सभी लोग को समझ में, बहुत सीधा डेरिवेशन है, और मैं फिर कह रहा हूँ डेरिवेशन बहुत कायदे से समझ लेना इसका, क्योंकि जो मैं न्यूमेरिकल और जो एनसीईआरटी के या जो आईएससी बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं वो डेरिवेशन से उठा करके उसने दिए हैं। कोई फायदा नहीं होगा इनके फॉर्मूले को रटने का, आपको डेरिवेशन समझ में आना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जरा, अब हमने क्या किया, अब हमने तुम्हारे पास यहाँ पे एक शेल बनाया और इस पर्टिकुलर शेल में सबकी वैल्यू एक ही साथ लिख दी। ठीक, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है एक पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं हम और उस हिसाब से यहाँ पे बना लेते हैं ये। ठीक, अब इसने क्या बताया, इसने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन तुम्हारे पास r स्क्वायर। ठीक है, और ये जो क्यू है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है जो कि तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर शेल पे हमने बनाया है। आई बात समझ में। अब इसमें एक वेरिएशन आता है, क्या आता है, वेरिएशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इसने का कैसा वेरिएशन है, इसने का देखो हम बना के दिखाते हैं। ठीक, तो इसने कहा कि ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास आप शेल कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, ये हमने शेल कंसीडर कर लिया, इस पर्टिकुलर शेल पे ये चार्ज है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे बनाया। इसने क्या बताया, इसने कहा कि कौन है, जरा यहाँ पे बताओ। इसने कहा ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और ये तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है। हमने कहा ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है, जैसे ही मैं तुम्हारे पास सेंटर से तुम्हारे पास पेरीफेरी की तरफ जाऊंगा तो मेरे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r इज इक्वल टू कैपिटल R है। ये वाला जोन कौन सा है, ये r लेस देन r वाला जोन है। ये वाला जोन कौन सा है, r ग्रेटर देन कैपिटल R वाला जोन है। हमने कहा ठीक है। तो इसने कहा जब तक आप क्या नाम है बाहर नहीं निकल जाते, इनसाइड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी 0 रहेगी। इसका मतलब है इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी 0 रहती है। ठीक, जैसे ही तुम्हारे पास सरफेस पे पहुंचते हो
जैसे ही तुम सरफेस पे पहुंचते हो तुरंत तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। जैसे ही तुम सरफेस पे पहुंचते हो तुरंत तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है कितनी, ये आ जाती है E इज इक्वल्स टू कितना, सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमको पता है कि बाहर वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो हमको पता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है कि जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ई घटेगी। इसका मतलब है कि यहाँ से तुम्हारे पास अब फील्ड जो है गिरना शुरू होती है और इस तरीके से वेरिएशन आता है। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो अगर आपसे कभी डायग्राम पूछे, ठीक है, तो वैसे तो ये वाला डायग्राम बना करके आना, लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इतनी ड्राइंग करने का समय नहीं है, तो एक सिंपल सा डायग्राम बना के चले आना। कौन सा, ये वाला डायग्राम बना के चले आना। इसमें मैं बना के दिखाई दे रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक, अगर तुमसे ये पूछता है तुम्हारे पास सर्कल बनाने का समय नहीं है, तो तुम ऐसा करना, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन एक ऐसे बनाना। ठीक, फिर इस पर्टिकुलर लाइन को उठा करके तुम वर्टिकल दिखा देना। ठीक है, और वर्टिकल दिखा देने के बाद इस पर्टिकुलर लाइन को तुम्हारे पास इस तरीके से एसिम्प्टोटिक दिखा देना। ठीक, अब ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास ई मैक्स है, और ये ई मैक्स की वैल्यू कितनी है, ये है तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास आर तुम्हारे पास लेस देन आर है, ये आर इक्वल्स टू आर है, ये आर इक्वल्स टू 0 है, ये आर ग्रेटर देन आर है। इस तरीके से तुम ई और आर का वेरिएशन बना सकते। आई सभी लोग को बात समझ में? ठीक, इस डेरिवेशन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये डेरिवेशन पे बेस मैं आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे जब आपको ये डेरिवेशन ठीक से समझ में आएगा। तो सीधा सा फंडा है यार, अगर अपने पास एक स्फेरिकल शेल है और हम स्फेरिकल शेल के कहीं बाहर हैं, तो पक्की बात है हमसे पास होने वाला गॉसियन सरफेस इस स्फेरिकल शेल को घेर लेगा। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा E इक्वल्स टू 1/4π0 Q by r स्क्वायर। तो जैसे जैसे अपन लोग दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। अगर हम लोग सरफेस ऑफ द शेल पे जाकर के बैठ गए हैं, अगर हम लोग सरफेस ऑफ द शेल पे जाकर के बैठ गए हैं, तो पक्की बात है कि आपके पास, ठीक है, पक्की बात है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। और अगर कहीं हम लोग तुम्हारे पास अंदर जाकर के बैठ गए हैं, तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि कभी भी गॉसियन सरफेस जो तुम्हारे पास शेल के चेहरे पे जो चार्ज होगा उसको घेर नहीं पाएगा। और अगर शेल के चेहरे पे चार्ज घेर नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तुम्हारी 0। आई बात सभी लोग को समझ में? ठीक है, चलिए इतना करिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं फिर।